पहला प्रश्न देखिएगा, कहा गया राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 12% एंड द सेविंग्स डिक्रीज बाई 10%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। कहा गया राघव जो है 80% अपनी इनकम का खर्च कर देता है, यानी राघव अगर 100 कमाता है तो वो खर्चा कितना करता है 80 रुपये, यानी बचाता कितना होगा 20 रुपये, राइट। कहा गया कि अगर उसकी इनकम 12% बढ़ जाती है, यानी 100 न रह के 112 हो जाती है, और कहा गया जो सेविंग है वो 10% से घट जाती है। सेविंग अगर 10% घट जाती है, पहले सेविंग कितनी थी, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा है, और ये क्या है सेविंग है, ठीक है। आपसे कहा है गया है कि सेविंग्स 10% कम हो जाती है, यानी 20 से 10% यानी 2 कम हो जाएगी, यानी बचेगी 18। 112 इनकम है, 18 अगर बच रहा है तो खर्चा कितना हो रहा होगा 112 माइनस 18, यानी कि ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, यानी कि 94 का खर्चा हो रहा है। तो आपसे यही पूछा गया है कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितने % से बढ़ जाता है। आप कहेंगे पहले 80 था, अभी 94 हो गया, यानी कितना बढ़ा 14 रुपये, तो परसेंट में निकालेंगे तो 14/80 × 100 करेंगे, 14/80 × 100, 20 पंजे 100, 20 चौको 80, 4 से अगर 14 में डिवाइड करेंगे तो 3.5, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15 और 2 17.5% हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है और ऐसे आसान प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कहा गया द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 11, 60 एंड 61 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल। सर्कमस्क्राइब करेगा यानी घेरेगा, तो वो परिकेंद्र बनाएगा, मतलब परिवृत्त होगा, क्योंकि आपको पता है अगर एक त्रिभुज है इसकी भुजा 11, 60 और 61 है, इसका मतलब हो गया वो कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। 11, 60 और 61 ट्रिपलेट बनाते हैं, ये सभी को पता होगा। तो अगर इसको घेरने वाले वृत्त यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या पूछी जाए तो इसका मतलब उसके परवृत्त की त्रिज्या पूछी गई, और परवृत्त की त्रिज्या जो समकोण त्रिभुज के लिए होती है वो कर्ण की आधी होती है, यानी कि ये h/2 यानी कि 61/2 यानी कि 30.5 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इन ए ट्रेपेजियम ABCD DC इज पैरेलल टू AB, AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, DC इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट डायगोनल। यानी कहा गया ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मतलब क्या होता है, समलंब चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं समांतर। ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ठीक है। और आपको पता है कि ये इसके डायगोनल्स हो जाएंगे, और अगर डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिलाया जाए, यानी इस भुजा को मिलाया जाए, ये E हो, ये F हो, तो EF की लंबाई पूछी गई। आपको पता होना चाहिए कि अगर इसके डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिलाया जाए और एक रेखा बने EF, तो EF की लंबाई बराबर होती है हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी AB माइनस CD। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। यानी कि अगर कोई समलंब चतुर्भुज दिया गया, उसके विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई पूछी गई है, तो बराबर हो जाएगा हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का डिफरेंस, यानी हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का डिफरेंस, यानी कि ये 12 दिया गया है, ये 7.2 है, 12 में से 7.2 घटेगा तो हो जाएगा 4.8, और 4.8 का आधा 2.4, यानी EF की लंबाई हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। कहा गया इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड B मीट एट O एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 64, तो आपको एंगल CD निकालनी है। आप मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है ABCD, हमें नहीं पता कैसा है, हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ABCD है, मान लो ये A है, B है, C है, D है, कैसा है हमें नहीं पता, ठीक है। कहा गया कि A और B के जो बाइसेक्टर्स हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये मान लो बाइसेक्टर्स हैं, और ये किस बिंदु पे मिलते हैं, O पे मिलते हैं। अगर बाइसेक्टर्स हैं इट मीन्स कि दिस एंगल विल बी A/2, यानी A का आधा, और ये बाइसेक्टर है यानी कि ये B/2 हो जाएगा। यानी आपका कोण AOB दिया गया है 64 अंश, यहाँ पे देखिए एंगल AOB दिया गया है 64 अंश, यानी कि ये दिया गया 64। अब अगर ट्रायंगल AOB में आए, तीनों कोणों को जोड़ें तो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, यानी आप कहेंगे A/2 प्लस B/2 प्लस 64 बराबर 180, राइट। 180 में से 64 घटेगा तो 116 हो जाएगा, यानी A प्लस B/2 बराबर 116, यानी हम कह सकते हैं A प्लस B बराबर 232। और आपको पता होगा कि किसी भी चतुर्भुज के लिए चारों कोणों का योग यानी A प्लस B प्लस C प्लस D कितना होता है, 360 अंश होता है। आपको A प्लस B बराबर 232 मिल गया, तो C प्लस D बराबर कितना हो जाएगा, 232 माइनस 360 माइनस 232, यानी कि कितना हो जाएगा 128 डिग्री, 128 डिग्री। तो आपका करेक्ट ऑप्शन 4th ऑप्शन हो गया, राइट। कहा गया अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 480 एट सम प्रॉफिट, हैड सी सोल्ड इट फॉर 400 then there would have been a loss equal to 1/3 of the initial profit. What was the cost
प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कहा गया अनु 480 में कोई वस्तु बेचती है तो उसे कुछ का लाभ होता है, यानी कि CP 480 से कम होगा। फिर कहा गया कि अगर वो इसे 400 में बेचती, 480 की बजाय 400 में बेचती, तो जो लाभ होता, जो हानि होती, वो लाभ का 1/3 होता। यानी कि अगर हम 480 में बेच रहे हैं तो अगर 3x का लाभ हो रहा है, 3 अनुपात का लाभ हो रहा है, तो 400 में बेचने पे 1 का नुकसान हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं 480 से 400 का डिफरेंस कितना है, 80 का, और ये 80 का डिफरेंस रेशियो में 3 + 1 4 के बराबर है, यानी 4 रेशियो बराबर 80 हो गया, यानी 1 रेशियो 20 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम 400 में बेच रहे हैं तो 1 रुपये का नुकसान, यानी 20 रुपये का नुकसान, यानी हमारा CP कितना हो गया, 420। या हम ऐसे करें कि 480 में बेचने पे 3 का नुकसान, 3 मतलब 60 का नुकसान, 60 का फ़ायदा, 480 में बेचने पे 3 का फ़ायदा, यानी कि 60 का फ़ायदा, तो 480 में बेचेंगे अगर 60 का फ़ायदा हो रहा है तो भी CP 420 हो जाएगा, राइट। कहा गया एक क्यूबॉइड है, यानी कि एक घनाभ है जिसका डायमेंशन 32 12 9 32 × 12 × 9 का है, और कहा गया इसको 2 क्यूब में काटा गया। अब अगर 2 क्यूब बराबर साइज के कहे गए हैं, यानी कि दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यानी हम क्यूब का वॉल्यूम अगर कहें तो वो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का आधा होगा, यानी हाफ होगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 32 × 12 × 9। तो आप देखिए 32 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, 6 से 3 निकल जाएगा, यानी ये 27 हो जाएगा, और 32 यहाँ पे 2 बचेगा, 32 दूना 64 हो जाएगा। यानी अगर इसकी साइड A हो तो A का क्यूब बराबर मिल गया 27 × 64, यानी A बराबर यहाँ से मिल जाएगा 3 × 4 12, यानी कि हमें क्यूब का वॉल्यूम मिल गया 12 और क्यूब की साइड मिल गई 12। अब आपसे कहा गया व्हाट विल बी रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 क्यूब्स। आपसे कहा गया कि जो क्यूबॉइड है उसके सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई गुणे लंबाई, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL। और बटे आपको पता होगा कि क्यूब के लिए जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6a² हो, ऐसे 2 क्यूब्स हैं तो 2 × 6a² दोनों का हो जाएगा, ठीक है। इसी का अनुपात पूछा गया था तो 2 2 आपका कट गया, यानी आपको अनुपात निकालना था तो आप कहेंगे LB + BH + HL अपॉन 6a² हो जाएगा। LB यानी 32 × 12 + BH 12 × 9 + HL 9 × 32 डिवाइडेड बाई 6a² यानी 6 × 12 × 12। बस आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे कटेगा किससे, 12 से काटिए, 12 से ये कटा, ये कटा, ये कटा, 12 से कटेगा तो यहाँ पे 4 × 3 = 12, सॉरी 12 से कटेगा तो 4 × 3 = 12, यानी कि 4 × 8 = 32 हो जाएगा, और 3 यहाँ से निकलेगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 × 9 = 7, 3 × 8 = 24, ठीक है। ये 3 है, 1 मिनट 3 सही से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये किससे कट रहा है, ये 3 से किससे कट रहा है, अब ये शायद किसी से नहीं कट रहा है, तो आप देख लो। तो ये हो गया 32 × 9 = 41 + 24 डिवाइडेड बाई 72, यानी ये हो गया 4 1 5 और 4 2 6, 65/72 आपका अनुपात हो गया। 65/72 यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, 65/72 आपका आंसर हो गया। समझ आ गया। तो आपको बस 2 चीज़ें याद रखनी है कि क्यूबॉइड के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, राइट। देखो जब ऐसे प्रश्न आए तो आपको बार को फ्रैक्शन में चेंज करना आता होगा, लेकिन मुझे लगता है वो कठिन हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो आप अगर पहले इसको सॉल्व करो तो 22 11 33 में से 33 कटेगा, यानी ये वाला खत्म हो गया। यानी आपका ये लिखा 4 की पावर बार, यानी 0.44444 लिखा हुआ है, मान लो ये लिखा हुआ 0.567, 6 अंक मिनिमम लिख लिया करो। 6 अंक मिनिमम लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा, ये 5 ही लिखो, और प्लस ये हो जाएगा 0.567 ये हो जाएगा, और माइनस 0.59999 ये हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जुड़ेगा तो 7 4 11 दे देगा, 6 4 10 11 दे देगा, 7 4 11 1 12 दे देगा, 6 4 10 11 दे देगा, 5 4 9 1 10 दे देगा, यानी 1.01211 आएगा। और इसमें से 0.599999 घटाएंगे तो आप देखिए 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, फिर 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, फिर यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, यानी आपका बचा 0.412 यानी आपका रिपीट क्या हो रहा है, 1 2 रिपीट हो रहा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 0.412 पे बार, 1 2 पे बार, 1 2 रिपीट हो रहा है तो 1 2 पे बार, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 464 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। कहा गया कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दी जाती है, यानी पहले रेडियस r थी, अभी r+4 हो गई। अब अगर सरफेस एरिया की बात करें तो पहले सरफेस एरिया रहा होगा 4πr², अभी कितना हो गया होगा 4πr+4 का होल स्क्वायर, और इसका जो डिफरेंस दिया गया है यानी कि 4πr+4 का स्क्वायर माइनस 4πr², ये बराबर दिया गया 464 पाई, पाई से पाई कट ही गया,
4 से काट देंगे तो ये 4 4 कटा, ठीक है, और ये आपका हो गया 116, यानी r प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी यानी कि 2r प्लस 4 इंटू ए माइनस बी यानी कि r प्लस 4 माइनस आर यानी कि 4 बराबर 116 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 9 36, यानी कि 2r प्लस 4 बराबर 29, यानी कि r बराबर हो जाएगा 25/2। अब रेडियस 25/2 आ गया, तो आपसे क्या पूछा गया था, वॉल्यूम पूछा गया था। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस 25/2 का होल क्यूब, तो 25 गुणे 25 36 625 और 625 गुणे 5 31 और 31 यानी कि 15 625 हो जाएगा 25 का क्यूब, और बटे ये 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 15 625 पाई/6 आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 15 625 पाई/6। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 55% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल। कहा गया मेल जो है वो 55% है, राइट, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो फीमेल कितनी हो जाएंगे 45%। ठीक है, आगे क्या कहा गया, कहा गया 40% ऑफ मेल्स आर इलिटरेट। अगर इलिटरेट का काउंट करें तो इलिटरेट कितना का है 40%, 55 का 40% कितना हो जाएगा 22%। 22% जो मेल हैं वो इलिटरेट हैं, और कहा गया 40% फीमेल जो है वो लिटरेट है। अगर 40% लिटरेट हैं तो 60% इलिटरेट होंगी। 60% 45 का कितना हो जाएगा 27%, यानी 27% फीमेल्स इलिटरेट हैं। तो आपसे कहा गया व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स मोर देन नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स, यानी आपसे पूछा गया कि जो लिटरेट मेल हैं वो इलिटरेट फीमेल से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो आप पहले लिटरेट निकालो। आपको पता है 55 में से 22% इलिटरेट हैं, तो 33% लिटरेट हो जाएंगे, और 45% में से 27% इलिटरेट हैं, यानी 18% लिटरेट हो जाएंगे। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे कहा गया नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स, यानी कि लिटरेट मेल्स की संख्या इलिटरेट फीमेल्स की संख्या से कितना ज़्यादा है। 27 से 33 कितना ज़्यादा है यही पूछा गया। आप कहेंगे 6 ज़्यादा है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए 6/27 गुणे 100 करेंगे। आपको पता है 3 दूनी 6, 3 9 27, 100/9 होता है 11 से 1/9, तो 2/9 मतलब 100/9 होता है कितना 11 से 1/9, तो 200/9 हो जाएगा 22 से 2/9 प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो कहा गया इसका वॉल्यूम का इसकी वैल्यू निकाली है एक्सप्रेशन की cos पावर 6 थीटा sin पावर 6 थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा +2। अब अगर वैल्यू पुट करने जाओगे तो मुझे लगता है कि सही रहेगा, लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो भी सही है, लेकिन आप बहुत परेशान हो जाओगे, लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। cos पावर 6 थीटा प्लस sin पावर 6 थीटा को लिखना पड़ेगा 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, फिर उसके आगे आप हर बराबर करके कैलकुलेट करोगे। उससे अच्छा है वैल्यू पुटिंग से कर लो। वैल्यू पुटिंग से थीटा बराबर क्या पुट कर दो, थीटा बराबर 45 पुट कर दो। देखो अभी आपका कुछ काम बन जाएगा। 45 पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा यानी cos 45 1/√2 1/√2 के पावर 6 लिखा हुआ है, यानी कि 1/√2 के पावर 6 होता है 1/8। ये कितना लिखा हुआ है 1/8, ये भी लिखा हुआ है, और -1 लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा +1 हो जाएगा +2 हो जाएगा। ये कितना हो गया 1/8 1/8 1/4 हो जाएगा, इसमें से घटेगा -3/4 हो जाएगा, और इधर 4 लिखा हुआ है, तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा -3, राइट। हमने क्या किया थीटा बराबर 45 पुट। ये प्रश्न देखिएगा, कहा कि द वैल्यू ऑफ दिस वन। अभी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो आप सबसे पहले जो सही में लिखा जैसे 2 सही 6/7 यानी 2 and 6/7 ऐसे करके, तो इसको पहले फ्रैक्शन नॉर्मल फ्रैक्शन में तोड़ो। 7 दूनी 14 और 6 20/7 ऑफ लिखा हुआ है, 5 चौको 20 1 21/5, और डिवाइडेड बाई है तो इसको भी गुणे में कर लो, ये 3/2 हो गया, और ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दो। गुणे ये 10/9 लिखा हुआ है, प्लस नहीं डिवाइडेड बाई ये लिखा हुआ है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 दूनी 6 2 8/3 ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाई ऑफ यहाँ पे लगा लेना, ठीक है। आप सबसे पहले ये ऑफ लगा दीजिएगा, ऑफ ये 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको देखना यहाँ पे भी ऑफ है। ऑफ मतलब सबसे पहले सॉल्व ऑफ वाला ही होगा, तो 5 से ये कटेगा 4 और 7 से ये कटेगा 3, यानी 12 हो गया। 12 का 3/2 में गुणा करना है, 12 का 3/2 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 18। इसको गुणा करना है 10/9 से, और डिवाइड किससे करना है, पहले डिवाइड वाले में आते हैं। यहाँ पे ऑफ सॉल्व करोगे 2 से ये कटेगा 4, 4/3 हो जाएगा। 4/3 में 1/4 से डिवाइड करोगे 16/3 हो जाएगा। देखो 4/3 में अगर 1/4 से डिवाइड करोगे तो ये 16/3 हो जाएगा, और 3/4 में 16/3 का गुणा होगा, क्योंकि 16/3 का गुणा करिए तो ये 3 कट जाएगा, ये 4 चौको 16 हो जाएगा। फिर देखिए 18 में 10/9 का गुणा करना है, और 4 का डिवाइड, यानी ये लिखा हुआ है 18 गुणे 10/9 गुणे 4, तो 18 दूना 36, 2 से 10 में डिवाइड होगा 5, आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 5, राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया sin थीटा बराबर √3 cos थीटा, थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन।
अब देखो साइन थीटा बराबर रूट थ्री कॉस थीटा दिया गया, यानी आप कह सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री दिया गया, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। अब टेन थीटा रूट थ्री कब होता है, जब थीटा बराबर 60 डिग्री होता है, तो थीटा 60 दिया गया है, तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर 60 यानी 2 इंटू रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर यानी 3/4 प्लस सेक स्क्वायर 60 कॉस 60 होता है 2 1/2 सेक 62 2 का स्क्वायर 4 प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा साइन 60 रूट थ्री बाई टू सेक 62, ठीक है, प्लस कॉसेक थीटा यानी कि 2/√3, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा प्लस 4 प्लस √3 प्लस 2/√3। पहले √3 वाला सॉल्व कर लो, तो ये लिखा हुआ है 11/2, 11/2 तो लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, 4 8 3 11/2 प्लस 5/√3 सॉल्व कर लो तो ये हो गया 11√3 प्लस 10/2√3, √3 से गुणा कर दो, √3 से गुणा करोगे तो 11√3 में √3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 11 3 33 प्लस 10 में गुणा करोगे 10√3/2 √3 में √3 से गुणा करोगे 6, तो आपका आंसर कितना हो गया 33 प्लस 10√3/6। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया इसका फैक्टर क्या होगा 8 के पावर 2k प्लस 5 के पावर 2k का एक फैक्टर क्या होगा अगर k ऑड नंबर है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं मेरे भाई कि अगर a के पावर ऐसे देखो x के पावर n प्लस a के पावर n की बात की जाए और n ऑड हो, n ऑड यानी विषम हो, तो ये किससे ऑलवेज डिविजिबल होता है, x प्लस a से ऑलवेज डिविजिबल होता है, x प्लस a से ऑलवेज डिविजिबल होता है, ठीक है। यानी कि x प्लस a और x प्लस ऐसे देखिएगा x पावर n प्लस a पावर n अगर है तो ये किससे डिविजिबल होता है ऑलवेज, x प्लस a से। अब आपको अगर ये देखना है कि ये किससे डिविजिबल होगा तो आप ये फार्मूला जानते भी हों तो भी ठीक है, नहीं जानते हैं तो क्या ठीक है, तो और ज़्यादा ठीक है। क्यों 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 बताइए, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर फार्मूला नहीं पता के को ऑड नंबर मानना है, के को ऑड नंबर मानना है, के की सबसे छोटी वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, तो के बराबर 3 पुट कर दो, तो लिखा हुआ 8 के पावर 6 प्लस 5 के पावर 6, ठीक। अब आपको बताइए 8 स्क्वायर का क्यूब है और प्लस ये 5 स्क्वायर का क्यूब है, राइट। अब आप देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी यानी 8 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी 8 पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 5 पावर 4 माइनस ए बी यानी 8 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर, ये तो बच रहा है। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, ये 64 इंटू 25 यानी ये कितना हो गया 89, यानी ये आपका 89 लिखा है, यानी इसकी वैल्यू जो भी होगी वो 89 इंटू समथिंग होगी, तो इसका ऑलवेज एक फैक्टर क्या होगा 89, इसका ऑलवेज एक फैक्टर क्या होगा 89, इसका हमेशा एक फैक्टर क्या हो जाएगा 89, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि सबसे छोटी ऑड वैल्यू पुट कर दीजिएगा फिर उसको फार्मूले में खोल के, और अदरवाइज आपको एक फार्मूला पता होगा कि भैया अगर x पावर 2k प्लस 5 पावर 2k लिखा हुआ है, देखो ऐसा देख लो कि अगर वो फार्मूला पता होता तो क्या करते, देखो 8 के पावर 2k को क्या लिख सकते हैं 8 के पावर 2 के पावर k और प्लस 5 के पावर 2 के पावर k, और मैंने आपको बताया कि अगर k ऑड नंबर है तो आपको पता चल गया कि a पावर n x पावर n प्लस a पावर n ऑलवेज डिविजिबल होता है x प्लस a से, यानी कि x 8 पावर 2 प्लस 5 पावर 2 से, आप समझ गए। यानी x पावर n प्लस a पावर n, इसको x मानिए इसको a मानिए, तो x पावर k प्लस a के पावर k किससे डिविजिबल होगा x प्लस a से, यानी x की वैल्यू है 8 के पावर 2, a की वैल्यू है 5 के पावर 2, हमने कहा कि ये ऑलवेज इससे डिविजिबल होगा, यानी 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी 89 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। आपका आंसर कितना हो गया 89, राइट। प्रश्न देखिएगा, कहा गया द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा। कहा गया इफ इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम विल बी, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में निकालें। लैटरल सरफेस एरिया क्या होती है 2πRH, ये इज इक्वल टू दिया गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी दी गई हमें नहीं पता, और h कितना दिया गया 7, ये बराबर दिया गया 352, राइट। 2 से कटेगा तो ये 176 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 22 से कटेगा ये 8 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा यानी रेडियस हो गई 8। आपसे निकालने को क्या कहा गया वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है πr² h, यानी 22/7 गुणे r स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे h 7 7 कट गया, 22 8 176 गुणे 8, 8 छक्के 48, 8 7 56 4 60 और 8 1 8 6 14, यानी 1408 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा।
तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया और एक वॉल्यूम। तो आपको पता होगा कर्व्ड सरफेस एरिया इतना है, वॉल्यूम इतना है, और टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करेंगे तो वो कितना होता है 2πr ब्रैकेट में H+r, ये होता है, राइट। कहा गया कि A started a business with a capital of 54,000 and admitted B and C after 4 months and 6 months respectively. At the end of the year, the profit was divided in the ratio of 1:4:5. What is the difference between the capitals invested by B and C? ध्यान से देखिएगा, कहा कि A, B और C की बात की जा रही है, तीनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। कहा गया B 4 महीने बाद इन्वेस्ट करता है और C जो है वो 6 महीने बाद इन्वेस्ट करता है। 4 महीने बाद इन्वेस्ट करता है, और अगर पूरे साल की बात की जाए यानी हम कह सकते हैं B 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है और C 6 महीने बाद इन्वेस्ट करता है और साल के अंत तक रहता है, यानी इसने 6 महीने तक इन्वेस्ट किया। और A ने कितने महीने तक इन्वेस्ट किया, 12 महीने तक। A ने इन्वेस्ट कितना किया, 54,000 रुपये, 54 के मैं लिख दे रहा हूँ, 54 के रुपये ए ने इन्वेस्ट किया है। ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 54 के रुपये, ठीक है। और जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 1:4:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है। तो आपसे कहा गया बी और सी के जो शेयर्स हैं उसका अनुपात क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि 12 गुणे 54 पे, आपको पता है ये क्या है, ये टाइम है, ये क्या है, कैपिटल है। आप मान लीजिए बी ने बी इन्वेस्ट किया और सी ने सी इन्वेस्ट किया, ठीक है। आपको पता होगा जो प्रॉफिट होता है वो किसके अनुपात में बढ़ता है, कैपिटल इंटू टाइम के अनुपात में। आपको पता है कि 12 महीने के लिए 54 के इन्वेस्ट करा, तब 1 रुपये प्रॉफिट मान लो मिला। तो बी ने 8 महीने के लिए 4 इन्वेस्ट करा, बी 8 महीने के लिए बी इन्वेस्ट करा, यानी 8 बी इन्वेस्ट किया, उसे 4 प्रॉफिट हुआ। आपको पता है 1 प्रॉफिट बराबर इतना है, 1 प्रॉफिट बराबर 12 गुणे 54 है। देखो 8 प्रॉफिट बराबर 8, मतलब बी का प्रॉफिट कितना है, 4। तो आपको पता है बी ने 8 कैपिटल बी महीने, मतलब बी कैपिटल 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करा, यानी उसका प्रॉफिट होना चाहिए 8 बी, जो कि है कितना 12 गुणे 54 के, और गुणे ये 1 की वैल्यू है तो 4 की वैल्यू गुणे 4 हो जाएगी। ये 4 से कटा ये 2 हो गया, और ये 2 से कटा ये 6 हो गया, यानी कि बी की वैल्यू है 6 गुणे 54। ऐसे अगर मैं सी की वैल्यू निकालने जाऊँ तो आपको पता है 6C ये इन्वेस्टमेंट है इसकी, और ये बराबर है 5 लाख के। 1 लाख 12 गुणे 54 है तो 5 लाख हो जाएगा 60 गुणे 54, यानी ये सी बराबर हो जाएगा 54 गुणे 10 के। अब सी की पूंजी आ गई, बी की पूंजी आ गई, अंतर निकालना है तो आप कहेंगे 54 गुणे 10, 54 गुणे 6 का अंतर कितना हो जाएगा, यानी बी की पूंजी माइनस सी की पूंजी बराबर हो जाएगी 54 गुणे 10 माइनस 54 गुणे 6, यानी 54 गुणे 4। 54 गुणे 4 कितना होता है 216, और ये के में आया हज़ार में तो 3 जीरो लगा दो, यानी आपका 216,000 हो गया, यानी 2,16,000। या आप ऐसे कह सकते थे, देखो मेरे भाई 12 गुणे 54 कितना है, 12 गुणे 54 1 पूंजी के बराबर, 1 लाख के बराबर है। आपको बी और सी का लाभ निकालना था, तो आपने कहा भैया बी का लाभ होगा 8 इंटू बी, जो कि 4 अनुपात के बराबर, हमने लिखा 8 इंटू बी लाभ है, और 1 अनुपात अगर 12 गुणे 54 है तो 4 अनुपात 12 गुणे 54 गुणे 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हमने सी का बात करी कि सी ने 6 महीने के लिए सी पूंजी इन्वेस्ट करती है, यानी उसका लाभ 6 इंटू सी हो जाएगा। और आपको पता है ये लाभ 5 मिलता है, 1 लाख बराबर 12 गुणे 54 तो 5 लाख बराबर 60 गुणे 54 है, इससे सी की वैल्यू आ गया, बी माइनस सी निकालना था, हमने निकाल लिया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि इन व्हाट रेशियो शुगर कॉस्टिंग आ रहा है 60 पर केजी बी मिक्स्ड, यहाँ पे मिक्स्ड करिएगा, मोक्स्ट मैंने लिख लिया है, ठीक है। विद शुगर का कॉस्टिंग आ रहा है 42 पर केजी, सच दैट बाई सेलिंग द मिक्सचर एट 56 रुपीज़ पर केजी देयर इज अ गेन ऑफ 12%। कहा गया कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए, ताकि अगर हम 56 में बेचें तो 12% का लाभ हो। अगर 12% का लाभ होता है, यानी 112, अगर हम 100 के खरीदते हैं तो 112 की बेच रहे हैं, 112 बराबर 56 दिया गया, यानी 1 बराबर 0.5, यानी 100 बराबर 50, यानी कि उसका क्रय मूल्य पड़ेगा 50। यानी आपसे सीधे पूछा गया कि 60 और 42 को किस अनुपात में मिलाएं कि आपका जो अनुपात होना चाहिए वो कितना हो जाए, मतलब 60 और 42 को किस अनुपात में मिलाएं कि इसका रिजल्टेंट 50 हो जाए। तो आप मिक्सचर एलिगेशन लगा देंगे, 60 में से 50 को घटाएंगे 10, 50 में से 42 घटेगा 8, इसी का अनुपात जो होगा वही आपका अनुपात हो जाएगा। तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी 4 अनुपात 5 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें थोड़ा सा त्रुटि है। अगर 1 year ago द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए टू दैट ऑफ बी वाज 4:3, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 6:5, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव एजेस ऑफ ए एंड बी 9 years फ्रॉम नाउ। ध्यान से देखिएगा, अगर ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात हमें बाद में दिया गया, पहले कहा गया कि ए और बी का 1 साल पहले की आयु का अनुपात 4:3 था, ठीक है, 4:3 था, 1 साल पहले, 1 साल पहले, ठीक है। कहा गया कि 3 साल बाद, यानी आज के 3 साल बाद इनका अनुपात 6:5 हो जाएगा। आपसे कहा गया कि 9 साल बाद, आज के 9 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा,
इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं कि इधर डिफरेंस 4 है, इधर रेशियो में डिफरेंस 2 का आ रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले मैं उससे करवा दे रहा हूँ बेसिक से। देखो अगर 1 साल पहले इनका 4x और 3x था तो हम कहेंगे अभी 4x + 1 3x + 1 हो जाएगा। 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 साल बाद अगर आप कहें तो हो जाएगा 4x + 4, तो ये 3x + 4, और इनका अनुपात कितना है 6:5, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो, यानी ये हो गया 20x + 20 बराबर 18x + 24, यानी 2x = 4, यानी x = 2। अब x = 2 हो गया। आपसे कहा गया 9 साल बाद, आज के 9 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है आज अगर आयु 4x + 1 है तो 9 साल बाद 4x + 10, यानी 4 दूनी 8 10 18, और b की आयु अगर 3x + 1 है यानी 3 दूनी 6 1 7, तो 9 साल बाद 16 हो जाएगा। और इसी का अनुपात पूछा गया तो 2 9 18 2 8 16, 9:8 हो जाएगा, ठीक है। बेसिक से भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं। आप देखिएगा, आपको पता है कि भैया आपका अनुपात कितना है 9 अनुपात। देखो कहा गया कि 1 साल पहले 4:3 था, ठीक है। 1 साल पहले, 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा, यानी रेशियो का चेंज कितने का होता है 2 का। कितने साल में, 4 साल में, यानी 4 साल बराबर 2 रेशियो के हैं, यानी 3 साल बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी 6 रेशियो। अरे देखो 4 साल बराबर है 2 रेशियो के, यानी 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 2 ईयर के, यानी उनकी आयु 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। अगर 3 साल बाद उनकी आयु 12 और 10 होगी तो आपको पता है कि उसके मतलब आज के 3 साल बाद 12 और 10 होगी, तो आज के 9 साल बाद इसमें 6 जोड़ देंगे 18 और इसमें 6 जोड़ देंगे 16, तो यही अनुपात हो जाएगा 2 9 18 2 8 16। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कहा गया ये सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 34 डेज वर्किंग 9 आवर्स अ डे। कहा गया कुछ आदमी हैं, हम मान लेते हैं m आदमी हैं। कितने आदमी हम मान लेते हैं m आदमी हैं, m आदमी हैं जो किसी कार्य को 34 दिन में कर सकते हैं 9 घंटे प्रतिदिन करते हुए, राइट। अच्छा, कहा गया अगर नंबर ऑफ पर्सन को 40% डिक्रीज कर दिया जाता है, हम मान लेते हैं पहले 5 m आदमी थे, 5 m आदमी थे ताकि 40% निकालना आसान है, तो अभी 40% कम कर दिया गया, यानी अभी 3 m बचे। तो कहा गया कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना चाहिए ताकि, ठीक है, पूरे वर्क को 51 दिन में किया जा सके। यानी आप कहेंगे m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2 बराबर लगा दीजिए, m से m कट गया, 17 दूना 34 17 तिया 51, 3 से ये 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी कि और 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, यानी h बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 घंटे। कितना करना पड़ेगा 10 घंटे अगर ये पर डे कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा कि ये 51 दिन में कर लें। अरे आपने देखिए 5m गुड़े 34 गुड़े 9 बराबर 3m गुड़े h गुड़े 51, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। 17 से कटा 17 दूना 34 17 तिया 51, 3 3 9 ये कट गया, यानी आपका h बराबर 10 आ गया, राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, इसको भी सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। आप सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ 7 प्लस, एक मिनट छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ऑफ को यहीं सॉल्व कर लीजिए। तो 8 8 64 लिखा हुआ है ये, ठीक है। और ये 4 ऑफ 4 16 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 ऑफ 2 8 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 4 ऑफ 4 16 लिखा हुआ है। अब डिवाइड पे आ जाइए, तो ये कितना लिखा हुआ है 7 प्लस 8 गुड़े 8 भागे 64, यानी कि 1/8 लिखा हुआ है, ये तो लिखा प्लस 8 में 8 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 का 16 में गुणा होगा 16। देखिए 8 में 8 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1, और 1 का 16 में गुणा होगा 16 बट्टे में। देखिए 4 में 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 का 4 में गुणा होगा 4 हो जाएगा, और माइनस 4 में 8 का डिवाइड करेंगे 1/2 हो जाएगा। आपको समझ आ गया, यानी ये लिखा हुआ है 7 1 8 और 16 24 लिखा हुआ है। देखिए 7 और 1 8 8 8 करके 1 हो जाएगा, यानी कि 7 + 1 8 और 16 24 बटे 1/4 धन 4 माइनस 1/2, यानी 1/4 माइनस 1/4 मतलब 4 माइनस 1/4 बचेगा, ये 15/4 बचेगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ये 3 से काट देंगे 3 8 24 3 5 15, यानी ये लिखा हुआ 32/5, और 32/5 कितना हो जाएगा 5 6 30 5 चौको 32, यानी 6.4 आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा कॉर्ड का प्रश्न है, यानी सर्किल का प्रश्न है। कहा गया कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी एंड सी इज अ पॉइंट, एक मिनट ऐसे देखिएगा, कहा गया कॉर्ड ए बी जो है उसको पी तक बढ़ाया जाता है। थोड़ा सा मैं इधर बना दूँ, इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये देखो कॉर्ड ए बी है, ये मान लो ए बी है जिसको पी तक बढ़ाया गया, ये ए बी है, ये पी तक बढ़ाया गया है। क्योंकि वृत्त पे एक बिंदु सी है जिस पे पी से स्पर्श रेखा खींची गई है, यानी ये बिंदु सी कहा गया है, ठीक है।
कहा कि पी सी टेंजेंट है, पी सी बराबर 18 दिया गया है, बी पी बराबर 15 दिया गया है, तो आपसे ए बी की लंबाई निकालने को कहा गया है। आपको पता होगा कि अगर ए बी की लंबाई को हम एक्स मान लें तो आपने एक सेकेंड और टेंजेंट का रिलेशन पढ़ा होगा कि अगर पी बी ए एक सेकेंड है, पी सी टेंजेंट है, तो आप कहेंगे पी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी बी इंटू पी ए, ये तो हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा 18 गुणे 18 324 बराबर हो जाएगा पी बी 15 इंटू 15 प्लस एक्स, यही हो जाएगा। यानी 15 से काट देंगे, 15 दूना 30, 15 एकान 15, 15 छक्के 90, ये 15 प्लस एक्स बराबर 21.6, यानी एक्स बराबर 15 इसमें से घट जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। एक्स हमने माना किसको था, ए बी को, यानी आपकी ए बी की लंबाई आ गई 6.6 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है क्या, कि अगर एक टेंजेंट पे मतलब एक टेंजेंट हो, देखो ये टेंजेंट है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, मतलब टेंजेंट है पी सी और यहाँ मतलब पी से एक स्पर्श रेखा खींची गई और पी ए भी एक छेदक रेखा है, तो आपका पी सी का स्क्वायर यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी ए बाहरी भाग इंटू पूरा लंबाई पी बी, ये आपको याद रखना है, राइट। और अगर किसी वृत्त की दो जीवाएं काट रही हों, ये ओ पे, ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, ये डी हो, तो ए ओ इंटू ओ डी, यानी ए ओ इंटू ओ डी बराबर ये वाला भाग इंटू ये वाला भाग, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, सभी 20 प्रश्न। तो बस वीडियो को लाइक कर देना मन करेगा, अगर पसंद आया होगा तो, और